नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे किताब नंबर 2 की, और ये है फ्रेडरिक एंजल्स की सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक। ये जो पुस्तक है वो राहुल फाउंडेशन से मिली है। 100 रुपये इसकी कीमत है। ये इस लाल कवर में आती है और पेपर बैक इसको कहते हैं, मतलब गत्ता नहीं है। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके साथ ये मिला है मुझे, जो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, पता हो तो बता दीजिएगा। पेपर के बीच में लगाते हैं, जहाँ तक आपने पढ़ ली है वहाँ तक जानने के लिए। ये एक पैम्पलेट भी इसके साथ मिला है। और इसके अलावा जिस पेपर में ये पैक होकर आई थी उसमें भी बहुत अच्छी जानकारियाँ लिखी थी। तो बात करते हैं कंटेंट की। तो जिस पेपर में ये पैक होकर आई थी वो एक हिंदी का अखबार था, जनचेतना उसका नाम था। उसमें बेरोज़गारी के बारे में एक लेख था, और बेरोज़गारी के बारे में कहा गया था कि हर व्यक्ति जो है केवल पेट लेकर पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ और 2 पैर लेकर भी पैदा होता है। तो अगर कोई कहता है कि जनसंख्या वृद्धि से बेरोज़गारी फैल रही है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि बेरोज़गारी का जनसंख्या वृद्धि कोई कारण ही नहीं है। जितने मनुष्य हैं उतना वो काम कर सकते हैं, और जितना वो काम करेंगे उतनी संसाधन ज़्यादा उपजेंगे, और अगर वो काम करेंगे तो उनके पास आमदनी रहेगी, आय रहेगी, और संसाधनों से का उपयोग करके जो सामान बनेगा, जो वस्तुएं बनेंगी, उसके उपभोक्ता भी वो खुद ही होंगे। तो इस तरह से ये चक्र न ठीक से चलाया जा सकता है। फिर भी बेरोज़गारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो संपत्ति का वितरण है वो समाज में सही तरीके से नहीं होता, और पूंजीपतियों के पास जो है संपत्ति का संग्रहण होने लगता है, और ये संग्रहण करने के लिए वो कामगारों की संख्या को घटा देते हैं और मौजूद कामगारों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो आपने हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी होगी जिसमें जो कोच्चि की एक सीए थी, चार्टेड अकाउंटेंट, उसकी मृत्यु हो जाती है अत्यधिक कार्य करने के कारण, और जो वो पुणे में काम कर रही थी एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म में, क्योंकि वो 12 से 13 घंटे लगातार काम कर रही थी और अंत में उसका हार्ट फेल हो गया। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसलिए होती हैं कि जो मौजूदा कामगार हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, ताकि जो नए कामगारों को रोज़गार ना देना पड़े। इस तरह से वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन है, जो कंसंट्रेशन है, वो पूंजीपतियों के पास रहता है, और समाज में जो वेल्थ है वो सही तरीके से ना बट के पूंजीपतियों के पास संग्रहित हो जाती है, और अधिकतर लोग या तो बेरोज़गार होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम के मारे होते हैं। और जो बेरोज़गार होते हैं उनमें कई तरह की आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। तो बेरोज़गारी का जो ये विशेष कुचक्र साइकिल है, ये पूंजीपतियों की जो पॉलिसीज़ हैं, ये काम ज़्यादा करवाना और खर्चा कम देना, सैलरीज़ को घटाना, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पे रखे जाते हैं, मतलब पूंजीपति चाहते हैं कि जितना हो सके वो पैसा बचा सकें, और इसके लिए वो वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखते हैं, और जो है काम के घंटे ज़्यादा करते हैं, मैक्सिमम काम निचोड़ने की कोशिश करते हैं। एक आदमी से 3 आदमियों से जो काम लेते हैं वो एक आदमी से 3 आदमी का काम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से संसार में ये दुष्चक्र चलता रहता है, और इसके लिए सरकार साफ तौर पर जिम्मेदार होती है, क्योंकि सरकार इन पूंजीपतियों पर लगाम लगाने की चेष्टा ही नहीं करती, और काम के घंटों को नियमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाती, और इस तरह से ये जो है हमारे युवाओं को निचोड़ते रहते हैं, और बेरोज़गारों की भीड़ खड़ी हो गई है इस वजह से। आइए अब इस पैम्पलेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ने ही निकले हैं तो जो आया है उसको भी पढ़ना चाहिए साथ में। आवर मीडिया कैंपेन, ये राहुल फाउंडेशन का आवर मीडिया कैंपेन है। इसमें इन्होंने कहा है कि पूंजीपति मीडिया की जो लूट है और जो झूठ है उसको ऐसे सोशल चेंज के माध्यम से आप एक्सपोज कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ मेंटल स्लेवरी, स्ट्रेंथन द अल्टरनेटिव मीडिया ऑफ द मासेस। मानसिक गुलामी के चंगुल से बचाने के लिए, खुद को सशक्त करने के लिए आप अल्टरनेटिव मीडिया की मदद कीजिए, जो कि मासेस की बात करता है, मतलब अधिकतर लोगों की बात करता है। अब ये कह रहे हैं कि मित्रों, ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि देश में जो है लूट बढ़ती जा रही है, पूंजीपतियों की असमानता बढ़ती जा रही है, हमारी देश को और समाज को बर्बाद कर दिया गया है, डेवलपमेंट के झूठे वायदे बताए गए हैं, और सारा का सारा जो पूंजीवाद है, जो पूंजी है, वो पूंजीपतियों के पास जाती जा रही है, और उनके पास एक छोटे से टापू बन गए हैं, आइलैंड ऑफ लग्जरी। मतलब उनके पास इतना पैसा एकत्रित हो गया है कि उनके पास ऐसे टापू बन गए हैं जिसमें लग्जरी ही लग्जरी है। वो
और यहाँ पर दूसरी ओर ऐसे लोगों पर दुख का आंसुओं का पहाड़ टूट पड़ा है, और ये जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, ये बढ़ती ही जा रही है। पूंजीपति और पॉलिटिक्स का ऐसा मिक्स हो गया है कि ऐसी कल्चर हो गई है कि उन्होंने जो सोशल फैब्रिक है इसको जानबूझ के ख़राब किया है। मतलब देश में जानबूझ के नफ़रत फैलाई गई है, आपसी झगड़े फैलाए गए हैं, मानसिक बीमारियों को बढ़ावा दिया गया है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ कवरेज दिखाई जाती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है और क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है बार बार केवल क्राइम की न्यूज़ को कवर करके। अब इन्होंने बताया है कि हमें इस लूट के सिस्टम से काबू ज़रूर पाना है, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, फिल्म, टीवी, जो भी मीडिया हो, हर तरह जो हैं ये फोर्सेस काम कर रही हैं। हिंदुत्व फासिस्ट फोर्सेस, फासिज्म का मतलब होता है कि जो एक तरह की विचारधारा पर विश्वास करते हैं कि केवल इन्हीं जातियों का या इन्हीं लोगों का जो है देश के संसाधनों पर अधिकार है। तो यहाँ पर हिंदुत्व फासिस्ट फोर्सेस का जिक्र किया गया है कि कैसे उनके ट्विटर अकाउंट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और चैनल्स के माध्यम से केवल जो है जनता को ऐसी चीज़ों में धकेल दिया गया है जिसमें दिन रात झूठ और नफरत का प्रोपेगेंडा बेचा जा रहा है। बार बार ऐसी चीज़ें बढ़ावा दी जाती हैं जिससे अज्ञानता बढ़े, अंधविश्वास बढ़े और देश में तर्क बुद्धि विकसित ना हो, इररेशनलिटी हो जाए, अनसाइंटिफिक बातें हों। आपको पता ही होगा कि सवेरे सवेरे सारे न्यूज़ चैनल्स में राशिफल, ये इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो पूरे के पूरे देश को ही जो है झूठ और अवैज्ञानिकता के जाल में बताया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब इसमें बताया है कि बहुत सारे मशहूर पत्रकार हुए हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव, विष्णु प्रभाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कहा है कि मीडिया जो होती है वो केवल धन कमाने का माध्यम नहीं है, वो एक मिशन है उसका, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, ऐसा सामाजिक बदलाव जिसमें समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी मिले और उनका जीवन पहले से बेहतर हो, ये नहीं कि पहले से बदतर हो जाए। तो इसमें अब देखिए ये लिखा है डेंजरस डोजेस ऑफ ड्रग पॉइजनिंग, शायद आप देख पा रहे होंगे। अब ये ड्रग कौन सा है? अब ये कह रहे हैं कि मेंटल ड्रग बेचा जा रहा है। जैसे कि देखिए एक सर्वे का बताते हैं कि एक अर्बन बच्चा, मतलब एक शहरी बच्चा 8,000 खून, 1 लाख वायलेंट क्राइम्स और ऐसी चीज़ें न्यूज़ में देख चुका होता है जब तक कि वो अपना स्कूल ख़त्म करता है। और जब तक वो 18 साल का होता है वो 2 लाख ऐसे घिनौनी चीज़ें देख चुका होता है, 40,000 मर्डर देख चुका होता है और 8,000 ऐसी खबरें सुन चुका होता है जो महिलाओं के खिलाफ जुल्म पर आधारित हैं। तो इस तरह से ये जो क्राइम है, सेक्सुअल परवर्जन है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे OTT के माध्यम से, हमारे TV सीरियल्स के माध्यम से, और क्राइम को नॉर्मल और अपीलिंग बनाया जा रहा है। मतलब उसे ताकि लोग उत्सुकता से सुने, उसको नॉर्मल है कि ये नॉर्मल होता है। ऐसे क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इन चीज़ों को उसको सेंसेशनलाइज करके बार बार मीडिया में दिखाते हैं। अब कहते हैं कि अल्टरनेटिव मीडिया ऑफ मासेस कैन बी बिल्ट। अब इसमें कहा है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन ये असंभव नहीं है। हम ऐसा मीडिया बना सकते हैं जो प्रोग्रेसिव हो और प्रो पीपल हो, मतलब लोगों की बात करता हो। आजकल कैसा मीडिया है जिसमें ज़रा सा भी दायित्व बोध नहीं है और वो लोगों को फिजूल की बातें बताता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ के लाइफस्टाइल और उनकी आने वाली फिल्मों और इस तरह की चीज़ों के बारे में जो बिल्कुल बेफिजूल है, आपके और मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करती। ऐसी मीडिया कवरेज होती है जो उल जलूल बकवास से भरी हुई होती है। तो ये राहुल फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। इनकी काफ़ी मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे जन चेतना है, एग्जीबिशंस लगाते हैं, सेमिनार ये लगाते हैं और इस तरह की जो किताबें हैं वो ये छापते हैं। अब आइए पढ़ते हैं फ्रेडरिक एंजल्स, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। इससे पहले कार्ल मार्क्स का ये बुक मार्क, मुझे शब्द याद आ गया, इसका मतलब है बुक मार्क। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि विज्ञान तक जाने के लिए कोई शाही रोड नहीं होती, कोई शाही रोड नहीं है। देयर इज़ नो रॉयल रोड टू साइंस एंड ओनली दोज डू नॉट ड्रेड। मतलब वो जो बिना थके और जो है बिना डरे लगातार खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते रहते हैं, उन्हें ही ज्ञान का प्रकाश नसीब होता है। तो सोशलिज्म यूटोपियन है या साइंटिफिक, ये बात समझते हैं फ्रेडरिक एंजल्स से। सबसे पहली बात, ये फ्रेडरिक एंजल्स कौन थे? देखिए हमारी जो जीवन है, मनुष्य मर जाता है
लेकिन उसके विचार अमर हो जाते हैं। और साधारण मनुष्यों से ज़्यादा ऐसे विचारकों के विचार जो हैं अमर हो जाते हैं, जो बहुत सारे मनुष्यों के जीवन पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों आपस में मित्र थे, लेखक थे, विचारक थे, और उनके ही सिद्धांतों से आपका, मेरा, हम सबका जीवन, यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन और हमारी जो पीछे पीढ़ियाँ गई हैं उनका जीवन भी प्रभावित हुआ है। इन्होंने ही कुछ ऐसे सिद्धांत दिए, जैसे फेमिनिज्म का सिद्धांत हो, उनका भी इन्होंने जिक्र किया। जो स्त्री और पुरुष की बराबरी है उसका भी जिक्र किया। एग्लिटेरियन मतलब हर व्यक्ति के जो सामाजिक और न्यायिक अधिकार है वो समान होने चाहिए, इसका भी इन्होंने जिक्र किया। और हमें जो पेंशन्स मिलती है, हमें जो कंपनियों में इंश्योरेंस मिलता है, जो हमारे काम के घंटे फिक्स हैं, मतलब जो कुछ भी अच्छा है, जो भी सोशल ऑर्डर है, सामाजिक ताना बाना है, वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित ज़रूर हुआ है। और यूटोपियन का मतलब होता है यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, और साइंटिफिक का मतलब आप जानते ही हैं, वैज्ञानिक। तो जो सोशलिज्म है वो वैज्ञानिक है या काल्पनिक, इस बात पर ये लेख है। और ये जो लेख है, ये जो किताब है, ऐसे कई लेखों का संग्रह है जो फ्रेडरिक एंजल्स ने दी। अब इसका जो फॉरवर्ड है वो जो है कार्ल मार्क्स ने दिया। और कार्ल मार्क्स ने एंजल्स ने सबसे पहले जर्मन भाषा में कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1845 में लिखा। और 1848 में जब मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल प्रकाशित हुई तो उसमें भी एंजल्स के इन विचारों का जिक्र था। तो अब ये है, देखिए इसमें बताया गया है कि जो इसमें मुख्य तौर पर संघर्ष के बारे में बात की गई है, पूंजीपतियों के संघर्ष और कामगारों के संघर्ष के बारे में। पूंजीपति वो जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहता है और उत्पादन से जो भी पूंजी बनती है उस पर भी उनका पूर्णतः अधिकार होता है। और कामगार वो जिनका केवल अपनी सैलरी, अपनी वेजेस पर ही अधिकार होता है और वो प्रॉपर्टी लेस होते हैं, मतलब उनके पास पूंजी ही नहीं होती। तो इसमें है कि लिखा गया है कि क्लासिकल जर्मन फिलॉसफी जो है वो उसी की वजह से जो है सोशलिज्म डेवलप हुआ। मतलब ये एक विचार नहीं है, ये कई विचारकों का समूह है जो धीरे धीरे पनपता है, बनता है और फिर इस तरह के विचार बनते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन क्या होता है। मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि जो भौतिकवादी संसार है, कि चीज़ें जो हैं वो भौतिक हैं। अब देखिए कुछ शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्रोलिटरेट, प्रोलिटरेट का मतलब है सर्वहारा दरिद्रतम श्रमिक वर्ग, मतलब सबसे गरीब मजदूर जिसके पास खुद की भूमि संपत्ति ज़्यादा नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं है या ना के बराबर ही है। बर्ग्यूइस का मतलब होता है पूंजीपति, और इलेक्टिज्म का मतलब है कई कला श्रेणियों का संगम। तो ये जो है, ये जो विचार हैं फ्रेडरिक एंजल्स और उनके मित्र कार्ल मार्क्स के, ये कई पुराने विचारकों के संगम हैं और इन्होंने जो है इस विचार को, जो सोशलिज्म के विचार को समझा और बढ़ावा दिया। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश एडिशन, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। असल में ये चैप्टर वाइज तो है, लेकिन ये लेख हैं, ये लगातार काफ़ी सारे लेख हैं जिनको समझने के लिए जो है इस पुस्तक को स्वयं ही पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो पूंजी होती है वो इस तरह से होती है कि उसकी वैल्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ती है। और हिस्टोरिकली हम इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में बांटते हैं। पहली तो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ से सब चीज़ें बनाई जाती थी और बनाने वाला अपने उत्पादन का खुद मालिक होता था। फिर जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग में आने लगी, मतलब छोटी छोटी लोग इकट्ठा होकर बनाने लगे और बनवाने वाला या बनाने वाला फिर भी उसका मालिक ही रहता, चाहे उसने कुछ कामगारों को काम के लिए लगाया हो। और तीसरे में आ गई मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है वो उसका मालिक नहीं होता, वो केवल अपनी वेजेस लेता है और घर जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट का मालिक है वो व्यक्ति है जिसने उसमें पूंजी लगाई है। तो अब इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जिक्र किया गया है। ऐतिहासिक जो है मटेरियलिज्म, मतलब जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक, भौतिक चीज़ें हैं, उनका जिक्र किया है। एग्नोसिज्म का भी जिक्र किया है। एग्नोटिसिज्म का मतलब होता है अज्ञेयवाद, मतलब जब ये सारे विचार पनप रहे थे तो एक अज्ञेयवाद का सिद्धांत आया था कि ईश्वर है या नहीं है हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास ये जानने का या ना जानने का कोई तरीका ही नहीं है। तो इसे अज्ञेयवाद कहते हैं, एग्नोटिसिज्म कहते हैं। ओमनीपोटेंस का मतलब है सर्वशक्तिमान। कुछ लोग मानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और नॉमिनलिज्म का मतलब होता है केवल नाम लेवा, मतलब जिन चीज़ों का नाम है
उनका अस्तित्व ज़रूर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस सिद्धांत की निंदा करने वाले भी उस समय कई दार्शनिक हुए, जिन्होंने कहा कि नाम तो भूत प्रेतों का भी है, लेकिन भूत प्रेतों के होने का कोई सबूत नहीं है, कुछ चीज़ें केवल कल्पना होती हैं, और जिस भी चीज़ का नाम हो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वाकई में मौजूद हो। तो आपने देखा कि इस पुस्तक में न केवल समाज के बारे में बल्कि बहुत सारे दार्शनिक विचारकों का जिक्र है, और उन दार्शनिक विचारकों की वजह से ही जो है ये समाजवाद का सिद्धांत धीरे धीरे विकसित हुआ। तो अब देखिए, मैं इसमें आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ओनली मटेरियल थिंग्स बीइंग परसेप्टेबल टू अस, वी कैन नॉट नो एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हमारे पास केवल भौतिक चीज़ें ही होती हैं, हम किसी भी तरह से पता ही नहीं लगा सकते कि ईश्वर है या नहीं है। माई ओन एग्जिस्टेंस अलोन इज सर्टेन, सिर्फ ये पता है कि हम मौजूद हैं, हम हैं। एवरी ह्यूमन पैशन इज मैकेनिकल मूवमेंट विच इज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड। हर कार्य जो व्यक्ति करता है वो एक मैकेनिकल, एक मशीनी मूवमेंट है, जिसका कोई शुरुआत है या कोई अंत है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पल्स आर वट वी कॉल गुड। जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं, उनको हम कहते हैं समान। मैन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लॉज ऑफ नेचर, और हम भी प्रकृति से ऐसे ही बंधे हुए हैं। पावर एंड फ्रीडम आर आइडेंटिकल, मतलब जो ताकत और स्वतंत्रता है वो समान है, जो जितना ताकतवर है वो इतना समान है। अब ये चीज़ें हैं जो इस तरह की बातें, इस तरह की दार्शनिकताएं भरी बातें उस समय चल रही थी। तो एग्नोस्टिसिज्म, अज्ञेयवाद बहुत पॉपुलर हुआ उस समय, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। और जो देखिए क्रिएटर के बारे में क्या लिखा गया है, बट नाउ डेज इन आवर इवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर ईदर अ क्रिएटर और रूलर। अब जो हम इवोल्यूशन का सिद्धांत समझ गए हैं, ये बिल्कुल पक्का है कि किसी ने हमें नहीं बनाया, कोई क्रिएटर नहीं है। और जो है ये बात सुनते ही जो धार्मिक लोग हैं उनको अपमान महसूस होता है, लेकिन ये सच है कि जो मैटर है वो ना बनता है ना बिगड़ता है, बस उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस तरह की देखिए, अगेन आर ऑन एग्नोस्टिक एडमिट्स दैट ऑल और नॉलेज इज बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड टू अस बाय आवर सेंसेस। अज्ञेयवाद का सिद्धांत ये भी मानता है कि हम जो भी जानकारी रखते हैं वो हमें अपनी सेंसेस से ही प्राप्त होती हैं। तो मतलब जो हमारी सेंसेस से परे हैं हम उसे समझ ही नहीं सकते। सेंसेस का मतलब यही होता है आँख, नाक, कान, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, यही चीज़ें हमें समझ में आती हैं। बाकी जो इन चीज़ों के परे हैं, हमारे सेंसेस के परे है, वो हम कैसे समझ सकते हैं? हमें पता ही नहीं कि इन सेंसेस के परे क्या है। इसलिए अज्ञेयवाद का सिद्धांत ना तो ईश्वर को स्वीकार करता है ना उसे अस्वीकार करता है। एंड ही प्रोसीड्स टू इन्फॉर्म दैट व्हेनेवर ही स्पीक्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्वालिफाई ही डज नॉट मीन्स विच ही कैनॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। हम सही तरीके से समझ ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि जो सेंसेस के बाहर की बात है, अगर ईश्वर कोई है और वो हमारे सेंसेस के ही परे है तो हमें क्या पता कि क्या है। तो इस तरह से मॉडर्न केमिस्ट डिक्लेयर एज सुन एज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि उस समय ये बातें बताई जाने लगी कि जो हमारा शरीर है वो प्रोटीन से बना है बहुत सारे, और जो है इस तरह से नए नए आइडियाज़ आने लगे। न्यू कांटिनिज्म, एग्नोटिसिज्म, मतलब कांट एक विचारक थे, उनके विचारकों को भी उस समय काफ़ी हवा मिली। हिस्टोरिकल एग्नोटिसिज्म, ऐतिहासिक रूप से अज्ञेयवाद का सिद्धांत बहुत प्रचलित हुआ उस समय। अब जो है पूंजीपतियों का और ये जो है चीज़ें कैसे हुई, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि किस तरह से असल में पुस्तक जो है स्वयं पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन मैं कहानी का लबो-लुबाब आपको बता देती हूँ। इन्होंने माना कि बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का क्या, जैसे ईश्वर का सिद्धांत जो है, पहले तो एग्नोटिसिज्म, अज्ञेयवाद, नॉमिनलिज्म, नाम लेवा, मतलब नाम जिसका है उसी को माना गया, और प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की लड़ाई। अब क्या था कि जो है कैथोलिक्स का जो है चर्च का पूरी तरह से कब्जा था पूंजी पर, मतलब समाज का जितना भी वेल्थ है वो चर्चेस के पास ही पड़ा था, और चर्चेस के साथ ही राजा लोग मिले हुए थे। लेकिन चर्चेस की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि जो है जो वेल्थ का कंसंट्रेशन वहाँ होने लगा। तो इस वजह से जो लूथरन का सिद्धांत या कैल्विनिज्म आया। लूथरनिज्म प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को कहते हैं, क्योंकि वो इतने कड़े नियम के खिलाफ थे और वो थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक भी हो रहे थे, क्योंकि साइंटिफिक होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो राजा थे, राजा के बाद जो सामंत थे, सामंत ही लोगों से कर वसूलते थे, और सामंतों के ही जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज बढ़ती गई,
सामंतों को ही जो इंडस्ट्री में अपनी पूंजी लगाने का मौका मिला। तो जैसे ही पूंजीवाद जो है, वेल्थ जो है इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाने लगी, वैसे ही जो है चर्च में हलचल शुरू हो गई और चर्च और ज़्यादा उनको जकड़ने लगा। इस वजह से जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ और ज़्यादा वैज्ञानिक आधार इस चीज़ का बना। अब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस में तो हो गया और पूरी तरह से राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, लेकिन जो इंग्लैंड है, माफ़ कीजिएगा, जो इंग्लैंड है वहाँ पर वो नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इंग्लैंड में जो चर्च और राजा का है के प्रति लोगों का प्यार ज़्यादा था और उन्होंने उस विद्रोह को एक तरह से कुचल दिया। उस विद्रोह को उन्होंने सामान्य बनाए रखा, मतलब जनता का इतना आक्रोश का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। अब जो है सामंतवादी विचारधारा के जो लोग फ्यूडलिस्टिक थे, वो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना शुरू किया। इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना शुरू करने के बाद उन्होंने 10 से 12 घंटे 13 घंटे महिलाओं, बच्चों और पुरुषों से काम लेना शुरू किया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या जो हाथ के कामगार थे वो सारे बर्बाद हो गए, क्योंकि जब मास स्केल प्रोडक्शन होता था तो चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में बनती थी और वो चीज़ें सस्ती होती थी, तो कोई भी उन महंगी हाथ से बने सामान को क्यों लेगा। तो इस तरह से जो है सामंतवाद का विरोध करते हुए जब छोटी छोटी ज़मीनें जो इनके पास थी, इन कामगारों के पास थी, वो ज़मीनों से भी ये हाथ धो बैठे और शहरों की तरफ आने लगे इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, क्योंकि इनका सामान कोई खरीद नहीं रहा था। अब अमीर और गरीब के बीच में, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में खाई बहुत बड़ी बन गई और ये पूरे के पूरे यूरोप में हुआ। जब ये खाई इतनी बड़ी बन गई, तब कार्ल मार्क्स जो थे और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, ये अलग अलग तरह के सिद्धांतों को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और तब उन्होंने जो है ईश्वर को काल्पनिक माना, क्योंकि इवोल्यूशन के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। कुछ लोगों ने अज्ञेयवाद का सिद्धांत भी स्वीकार किया कि हम ईश्वर है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, और उसके बाद उन्होंने जो सोशलिज्म का सिद्धांत माना। अब सोशलिज्म, प्रश्न ये है, फ्रेडरिक एंजल्स ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या सोशलिज्म यूटोपियन है, एक काल्पनिक चीज़ है या एक साइंटिफिक है। तो अब ये क्या है कि ऐतिहासिक घटनाओं को ये 3 वर्गों में बांटते हैं कि सबसे पहले हाथ के कामगार आए और हाथ के कामगारों ने केवल अपने उत्पादन के लिए जो है चीज़ें बनाना शुरू की और बार्टर सिस्टम के तहत, मतलब अदला बदली के तहत उनका काम चल जाता था। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है थोड़ा जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका रहता था, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत उन लोगों का काम चल रहा था। जो वस्तु वो उत्पादित करते थे उस पर बनाने वाले का अधिकार रहता था, चाहे वो उसके लिए मदद ले, हथकरघा जिसे आप समझ सकते हैं। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बनने लगी और ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनने लगी जो इतनी ज़्यादा वेल्थ कंसंट्रेट करती थी, और बाद में जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करने लगी तब उन चीज़ों का सरप्लस हो जाता। जब उन चीज़ों का सरप्लस हो जाता तो बहुत सारी सामान बिकती नहीं और प्रोडक्शन कम करनी पड़ती। जब प्रोडक्शन कम करनी पड़ती तो मज़दूरों की छटनियाँ करनी पड़ती और एक तरह से एनार्की हो जाती, मतलब कौन कंट्रोल में है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो जैसे ही ये डेप्रिसिएशन आता, मतलब वो क्या करते थे कि बहुत कम पे करते थे। कम पे करने की वजह से लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होती थी। परचेजिंग पावर नहीं होने की वजह से जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो बिकता नहीं था। जब वो सरप्लस प्रोडक्ट बिकता नहीं था तो जो लोग होते थे वो उसे और नहीं खरीद पाते थे। इस तरह से दुष्चक्र चलता था। अब कार्ल मार्क्स ने बताया कि अगर इस तरह से वेल्थ का कंसंट्रेशन प्रोलिटरेट्स यानी पूंजीपतियों के हाथ में रहता है तो ये विशियस साइकिल, ये दुष्चक्र हर 10 वर्ष में आता है। मतलब हर 10 वर्ष के अंदर एक मंदी आती है और उस मंदी में नुकसान कामगारों का तो होता ही है, लेकिन बड़े पूंजीपतियों के अलावा जो बीच के पूंजीपति हैं वो इसमें तालाबंदी के शिकार होते हैं। मतलब प्रोडक्शन इतना हो जाता है, खरीदने वाला कोई नहीं है, वो अपने बिल नहीं चुका पाते, आगे जहाँ से वो सामान ले रहे हैं उनको जो सामान बेच के उन्हें पैसा देना है, मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वहाँ के बिल नहीं चुका पाते, उनका सामान ज़्यादा बन जाता है और इस वजह से जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, तालाबंदी के शिकार हो जाते हैं। और जो बीच के फ्यूडलिस्टिक होते हैं, मतलब बीच के जो सामंतवादी टाइप के लोग हैं, जो जिनके पास जो बहुत पूंजीपति ना होकर बीच के हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस विशेष सर्कल को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि केवल जो कामगार है उसे वेज ना दी जाए, केवल उसे उसके काम के घंटे, पहले तो काम के घंटे निर्धारित किए जाएं और काम के घंटे निर्धारित करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े।
और सरप्लस प्रोडक्शन पर काबू पाने का यही तरीका है कि सरप्लस प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई तभी हो पाएगी जब डिमांड मार्केट में बनी रहे, और डिमांड मार्केट में तब बनी रहेगी जब केवल अपना घर भरने की बजाय पूंजीपति जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देकर उनके हाथ में दाम देंगे, तो ये चक्र तभी सही तरह से चल पाएगा। और समाजवाद का ये जो अद्भुत सिद्धांत है ये उन्होंने दिया। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं किसी भी देश के बारे में कि कौन सा देश, कौन सा समाज कितना तरक्की कर चुका है, ये जो है महिलाओं की तरक्की पर ही निर्भर है। अगर किसी देश की महिला गुलाम है, घरेलू गुलाम है, और वो स्वतंत्र नहीं है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसके साथ भेदभाव होता है पुरुषों के मुकाबले, तो वो देश भी समृद्ध नहीं माना जाएगा। और यही सिद्धांत आगे जाकर बहुत लोगों ने कॉपी किया और कहा कि महिलाओं की स्थिति से ही पता चलता है कि देश जो है विकसित है या नहीं। ये जो है बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही और बहुत लोगों ने कही। तो देखिए ये जो है इसी चीज़ के बारे में है कि फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं कि जो समाजवाद है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे, अगर आप समता नहीं बनाए रखेंगे, अगर आप ट्रस्ट के ज़रिए या आप गवर्नमेंट कंट्रोल के ज़रिए सरप्लस प्रोडक्शन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि वेल्थ का कंसंट्रेशन केवल कुछ लोगों के हाथ में रहे और बाकी लोग अत्यधिक गरीब से गरीब होते चले जाएं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ कर काम लिया जाए, बाकी लोगों को बेकार कर दिया जाए, तब ऐसा ही होगा कि ये जो सर्कल है, विशियस साइकिल है, वो चलता रहेगा, समाज में अपराध बढ़ेगा। इसलिए जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक है। इसका उत्तर ये है कि वो वैज्ञानिक है। ये अवैज्ञानिक बात है कि लोप साइडेडनेस, मतलब वेल्थ एक तरफ कंसंट्रेट होता जाए और यहाँ के लोग जो है गरीब से गरीब होते जाएं। तो इस तरह से ये छोटी सी बुक में मैं ये शब्द पहले भी दोहरा चुकी हूँ, गागर में सागर, इसमें भरा गया है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। सिर्फ इतना थोड़ा सा कठिन लगा इसको समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो मैंने पहले नहीं सुने थे। और ये जो है अच्छी बात भी है क्योंकि मैंने रीडिंग अभी ही शुरू की है, तो हो सकता है, और हो सकता है पुराने समय की इंग्लिश है इसलिए भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो डिक्शनरी लेकर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आप इस बात को समझ सकें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है ज्ञान का प्रसार करने की, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।